रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आज के दिन की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा उससे पहले मैं आप लोग को एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूं। दोस्तों, आए दिन हमें समाज से, दुनिया से कुछ ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं, पढ़ने को मिल रही हैं, जिसके बाद में हम लोग ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि समाज के अंदर इंसान जो है बस नाम का इंसान रह गया है, बल्कि असल में उसके अंदर एक हैवान बैठा हुआ है, एक शैतान बैठा हुआ है। कब फन फैला कर वो किसी को डस ले, किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, एक कक्षा 11 की लड़की स्कूल से आती है। स्कूल से आने के बाद में वो जो लड़की होती है, शाम के वक्त, चूँकि जब से वो स्कूल से आई थी, जब से किसी से कुछ खासा बात नहीं कर रही थी, शाम के वक्त अचानक से इस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसको उल्टियाँ आने लगती हैं। अब जैसे ही इसको उल्टियाँ आती हैं, उल्टियों के साथ में खून आता है। मध्य प्रदेश के भोपाल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में परिवार वाले जो होते हैं वो इस लड़की को लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं, और हॉस्पिटल भागने के बाद में जब इस लड़की का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो डॉक्टर हर कोशिश कर रहे थे कि इस लड़की को बचा सके। लेकिन ये जो लड़की होती है, इसको भी ये एहसास हो चुका था कि शायद अब उसकी ज़िंदगी और नहीं है और वो अब इस दुनिया को अलविदा कहने वाली है। उसके बाद में वो जो लड़की होती है अपने पिता को अपने पास बुलाती है, अपनी माँ से कहती है कि पिताजी को पास भेज दीजिए। और उसके बाद में वो अपने पिता को बताती है कि पिताजी, मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ, कक्षा 11 की छात्र हूँ, वहीं पर एक टीचर है और उस टीचर ने आज मुझे किस कर लिया था। इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा घृणा हो गई अपने आप से कि मैंने जहर पी लिया और मुझे ये ज़िंदगी प्यारी नहीं लग रही है। आप उस कसूरबार टीचर को सख्त सज़ा दिलाइएगा ताकि वो किसी और लड़की के साथ में इस तरीके का घोर अपराध न कर सके। उसके बाद में जो घर वाले होते हैं, उस लड़की की तो डेथ हो जाती है, लेकिन घर वाले उस स्कूल में पहुंचते हैं, उस टीचर के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि एक महिला टीचर ने भी उस टीचर को उस लड़की के साथ में इस तरीके से किस करते हुए देखा था। हालांकि वो जो टीचर थी, महिला टीचर, वो खामोश रही, उसने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मामला पुलिस में गया, लेकिन ये जो टीचर है अभी फ़रार है और ये बताया जा रहा है कि ये जो टीचर है ये भी बीटेक का यानी इंजीनियरिंग का छात्र है और बिहार का रहने वाला है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक निजी स्कूल में यह पढ़ाता था। तो इस तरीके की मानसिकताएं हमें आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, एक टीचर, उसने एक कक्षा 11 की लड़की को अकेले देखकर उसको ज़ोर ज़बरदस्ती किस कर लिया, जिसकी वजह से वो लड़की इतनी ज़्यादा घृणा अपने आप से करने लगी कि उसने जहर देकर जान देना मुनासिब समझा। दोस्तों, न जाने कितनी ही ऐसी लड़कियाँ हैं। एक कहानी मैंने आप लोग को और सुनाई थी जिसमें स्कूल के अंदर किसी ने एक लड़की के बैग में कंडोम रख दिया था और उसके बाद में उस लड़की को इतना ज़्यादा बेइज्जत किया था कि उसने उसी स्कूल की दूसरी मंजिल से जाकर छलांग लगा दी और उसके बाद में उसकी मौत हो गई। तमाम जो टीचर्स थे, तमाम स्टूडेंट थे, तमाम स्कूलों में हड़ताल की गई थी। मामला कोर्ट में भी पहुंचा था, लेकिन अब उसमें क्या हुआ है कुछ अपडेट फ़िलहाल नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब सीधा सीधा रुख कर लेते हैं कहानी का। और जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है। कहानी दिल्ली से है और दिल्ली में एक जगह पड़ती है गाज़ीपुर, वहाँ की ये कहानी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 26 जनवरी साल 2025 की। 26 जनवरी साल 2025 दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही थी। पूरे देश के अंदर गणतंत्र दिवस को मनाने की भरपूर तैयारियां चल रही थी। चाहे स्कूल हों, कॉलेजेस हों, पुलिस स्टेशन हो, हर जगह गणतंत्र दिवस की तैयारियां हो चुकी थी। गणतंत्र दिवस मनाने की जो डेट थी वो भी आ गई थी, 26 जनवरी साल 2025। और मैं बात कर रहा हूँ रात के तकरीबन 4 बजे के आसपास, यानी 25 जनवरी निकल चुकी थी 12 बजे, 26 जनवरी रात के 4 बजे के आसपास, सुबह सुबह तड़के ही गाज़ीपुर पुलिस थाने में एक फ़ोन आता है और बताया जाता है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, इसी बॉर्डर के पास में एक बैग पड़ा हुआ है। ये बैग जो है वो देखने से ऐसा लग रहा है जो संदिग्ध है और आधा जल चुका है, और इसमें किसी इंसान के होने की बात पुलिस को बताई जाती है। बताया जाता है किसी का अध जला जो शव है वो इस बैग के अंदर है। अब गणतंत्र दिवस वाले दिन इस तरीके की सूचना पुलिस को मिले, वो भी दिल्ली जैसे शहर के अंदर जहाँ पर गणतंत्र दिवस की इतनी बड़ी तैयारी की जाती है, तो जो गाज़ीपुर पुलिस होती है वो सख्ते में आ जाती है। तुरंत जो गाज़ीपुर की पुलिस होती है एसएफएल की टीम को अपने साथ लेती है, डॉग स्क्वाड को साथ लेती है, और उसके बाद में मौके वारदात वाली जगह पर जो पुलिस थी वो पहुँचती है। वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो देखते ही देखते वहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। हालांकि पुलिस को देखकर थोड़े बहुत लोग जो है वो तितर बितर भी होते हैं। उसके बाद में पुलिस जो थी जब उस घटना स्थल पर पहुँचती है तो बहुत बारीकी से चेक करती है। जो बैग था उस बैग को अपनी कस्टडी में लेती है, उसको खोला जाता है।
खोलने के बाद में जब पुलिस अंदर का दृश्य देखती है तो उसे देखने के बाद में विचलित हो जाती है। दरअसल इस ब्रीफकेस, इस बैग के अंदर किसी महिला का अध जला शव पड़ा हुआ था। चेहरा पूरी तरीके से जल चुका था, कपड़े भी जल चुके थे। अर्धनग्न अवस्था में ये डेड बॉडी अर्ध जली। लिहाजा पुलिस वाले उस डेड बॉडी को कवर करते हैं और उसके बाद में इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबसे पूछा जाता है कौन यहाँ पर पहले आया था, यहाँ से कोई सबूत, कोई प्रूफ ऐसा कुछ दिखाई पड़ा क्या। तो लोग जिन्होंने जो बातें देखी थी वो पुलिस को बता देते हैं। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जो डेड बॉडी थी ये किसी भी तरीके से पुलिस की शिनाख्त में नहीं आ पा रही थी। अब डेड बॉडी की शिनाख्त हो, उसके बाद में उसके घर तक बात पहुँचे, कोई आए डेड बॉडी को क्लेम करे, उसके बाद में पुलिस इस केस में आगे पूछताछ करे, कत्ल का मोटिव मिले, किसी से दुश्मनी रंजिश का मामला मिले। लेकिन ये जो मर्डर था ये पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था और 26 जनवरी वाले दिन इस तरीके से लाश को ठिकाने लगाया गया है। यानी जो कातिल था ये बहुत ज़्यादा चालाक था, क्योंकि 26 जनवरी वाले दिन पूरे दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है और ऐसे में डेड बॉडी को उसके मुकाम तक पहुंचाना, ठिकाने लगा देना, ये बहुत ज़्यादा शातिर व्यक्ति होने की बात का सबूत देता था। लिहाजा पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और उसके जो कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक पुलिस ने किए थे वो तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स पर, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक, चाहे फिर ट्विटर हैंडल, हर जगह वो फोटोग्राफ सर्कुलेट किए जाते हैं कि किसी लड़की की कहीं पर कोई मिसिंग रिपोर्ट हो और या फिर कुछ ऐसा हो कि किसी लड़की ने खुद कहीं जाने से पहले या फिर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया हो कि उसका किसी के साथ में कोई झगड़ा है या फिर विवाद है। लेकिन दोस्तों कहीं से भी पुलिस को कोई कामयाबी मिलती नहीं है। लिहाजा जो पुलिस थी, अब पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि रात के तकरीबन 4 बजे के आसपास पुलिस को फ़ोन पहुंचा है। यानी ये डेड बॉडी अगर यहाँ पर ठिकाने लगाई गई होगी तो 1 से 1:30 बजे के पास में लगाई होगी, क्योंकि 12 बजे तक तो अमूमन शहर जगता ही रहता है। 1 से 1:30 बजे के आसपास दिल्ली जो शहर है ये सो जाता है। उसके बाद में पुलिस जो थी उस पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है और दोस्तों जैसे ही पुलिस उस पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है तो उसमें एक संदिग्ध कार जो थी वो यहाँ पर आती हुई दिखाई पड़ती है। कार आती है, वह कायदा रुकती है। रुकने के बाद में उस कार से वो ब्रीफकेस निकाला जाता है, वहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद कार वापस चली जाती है। उसके बाद में कार थोड़ी देर के बाद में फिर आती है और उसमें से एक व्यक्ति निकलता है, उसके हाथ में गैलन होती है। वो गैलन इस बैग के ऊपर डालता है, उसके बाद में से आग लगा दी जाती है। लेकिन सीसीटीवी की जो भी फुटेज थी ये इतनी ज़्यादा धुंधली थी कि इससे ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल था कि ये व्यक्ति कौन है। चेहरे की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। लिहाजा पुलिस किसी भी तरीके से उस कार का जो नंबर होता है वो नंबर निकालने में कामयाब रहती है। जब नंबर निकालने में कामयाब रहती है तो उसके बाद में पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि यार कार किसकी है, किसके नाम पर है, कहाँ की है। लिहाजा जब पुलिस ये सारी डिटेल निकालती है, जब मैच करती है तो पता चलता है कि जो दिल्ली जो है यहाँ पर जो गाज़ीपुर पड़ता है, गाज़ीपुर में एक कॉलोनी आती है खोड़ा कॉलोनी, और ये जो खोड़ा कॉलोनी है इसी कॉलोनी की ये कार है। लिहाजा पुलिस जो थी वो कार के ऑनर के पास पहुँचती है जिसके नाम पर ये कार थी। जब पुलिस उस व्यक्ति के पास पहुँचती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी कार इस दिन कहाँ थी, तो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि साहब कार तो मेरे पास में 8-9 महीने से नहीं है, दरअसल कार मैंने बेच दी है। अब पुलिस पूछती है कि अगर कार तुमने बेच दी है तो फिर तुमने उसके नाम में क्यों नहीं कराई। तो वो व्यक्ति बताता है कि कार मैंने किसी अनजान व्यक्ति को नहीं बेची है, बल्कि एक व्यक्ति है अमित तिवारी जो कि इसी कॉलोनी में रहता है, उसके हाथ मैंने कार को बेच दिया है। अब जब पुलिस उस कार के ऑनर से ये सुनती है कि कार बेच दी गई है, 9 से 10 महीने पहले बेची गई है, अमित तिवारी नाम के व्यक्ति के हाथ में बेची गई है, लिहाजा पुलिस जो होती है वो इस कार ऑनर से कहती है कि ठीक है हमें अमित तिवारी तक ले चलो, क्योंकि पुलिस सोच रही थी हो सकता है कि अमित तिवारी की कार वगैरह कहीं चोरी हो गई हो, उसने कहीं पुलिस में कंप्लेंट लिखाई हो। लिहाजा पुलिस जो थी वो अमित तिवारी के पास पहुंचती है और अमित तिवारी के पास में जब पहुंचती है तो अमित तिवारी के पास में वो कार ऑलरेडी मौजूद होती है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये देखते हैं तो पुलिस वाले तुरंत अमित तिवारी को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मामला कार चोरी का था नहीं। लिहाजा जो कार थी अमित तिवारी के पास ही थी और ये कार उस दिन घटना वाली जगह पर मौजूद थी जहाँ पर डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया था। लिहाजा पुलिस जो थी वो अमित तिवारी को अरेस्ट कर सीधा गाज़ीपुर थाने में लेके आ जाती है और वहाँ पे लाने के बाद में इससे पूछताछ करती है। तो जो अमित तिवारी होता है ये एक और नाम बताता है और वो नाम होता है अमित तिवारी के दोस्त अनुज कुमार का। अब पुलिस जो थी वो अनुज कुमार को भी उठा के ले आती है। उसके बाद में अनुज कुमार से पूछताछ करी जाती है तो अनुज कुमार जो होता है वो कहता है कि साहब मुझे तो अमित तिवारी ने ही बुलाया था डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए।
उसके बाद में पुलिस जो थी वो अलग में अमित तिवारी को उसने बिठा के रखा था, इसलिए अमित तिवारी से पूछताछ करती है तो अमित तिवारी कहता है कि हाँ, कत्ल मैंने ही किया है। क्योंकि तमाम तरीके से ये जब पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश कर लेते हैं और जब घुमा नहीं पाते, क्योंकि कोई पेशेवर या फिर कोई शातिर मुजरिम तो थे नहीं, पुलिस जब घुमा फिरा कर दोनों को अलग अलग बिठा कर जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो अनुज कुमार पहले टूट जाता है और अमित तिवारी बाद में टूटता है। और अमित तिवारी बताता है कि हाँ, ये हत्या मैंने ही की है और मैंने ही अपने दोस्त अनुज को बुलाया था कि इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। लिहाजा जो पुलिस थी वो पूछती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मरने वाली जो लड़की है वो कौन थी, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता था और तुमने उसकी हत्या क्यों की। तो जो अमित तिवारी होता है ये पुलिस को बताता है कि दरअसल मरने वाली लड़की का नाम शिल्पा पांडे था। उम्र तकरीबन इसकी 22 साल के आसपास थी। शिल्पा पांडे मेरी चचेरी बहन थी और हम दोनों एक दूसरे के साथ में लिव इन में रह रहे थे और उसके बाद में ही हत्या हो गई। अब पुलिस जब ये बात अमित तिवारी की सुनती है तो उसके बाद में पुलिस इसके ऊपर सख्ती दिखाती है और उससे कहती है कि पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताओ। आखिरकार तुम्हारी चचेरी बहन तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम पर क्या कर रही थी और तुमने अपनी चचेरी बहन को क्यों मारा, क्या रीज़न था। हत्या तुमने की है, तुमने बता दिया, लेकिन रीज़न बताओ क्यों तुमने हत्या की। तो अमित तिवारी बताता है कि इस कहानी की शुरुआत अब से तकरीबन 3 से 4 साल पहले होती है। मेरे पिताजी और शिल्पा के पिताजी सगे भाई थे, दोनों बगल बगल ही रहा करते थे। शिल्पा धीरे धीरे बड़ी होती है, मेरी जो नज़र थी शिल्पा के ऊपर ख़राब रहने लगी थी। मैं शिल्पा को मन ही मन में पसंद करने लगा था और एक दिन हिम्मत कर मैं शिल्पा को ये बताता हूँ कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। शिल्पा भी शायद इसी बात का इंतज़ार कर रही थी, वो भी मेरी मोहब्बत के मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद में हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अब धीरे धीरे बातचीत बढ़ती रहती है, अवैध संबंधों का ये सिलसिला जो था वो शुरू हो जाता है। आए दिन इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते ही यही सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन शिल्पा पांडे जो थी वो इस अमित तिवारी से कहती है कि अमित, मुझे तुमसे शादी करनी है और परिवार वाले हमारी शादी का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। अमित जो कि खेड़ा कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहता था, उसके बाद में शिल्पा जो होती है एक दिन अचानक से अपने घर से भाग जाती है। घर वाले बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं लेकिन शिल्पा घर वालों को कहीं मिलती नहीं है। दरअसल जो शिल्पा थी वो अपने चचेरे भाई अमित के कमरे पर आ चुकी थी और उसके बाद में ये अमित के ही साथ रहना शुरू कर देती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ में पति और पत्नी की तरह रहने लगते हैं। अमित जो था वो कैब ड्राइवर था, वो कैब चलाया करता था, उससे जो पैसे कमाता अब दोनों का भरण पोषण हो रहा था। लेकिन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की थी, दोनों लिव इन में एक दूसरे के साथ रह रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे थे, अपनी जिस्मानी भूख, अपनी जिस्मानी नीड्स को मिटा रहे थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता उस रिश्ते में पर्सन टू पर्सन वैल्यू नहीं होती है, और यही चीज़ें शिल्पा पांडे बहुत अच्छे से समझती थी। लिहाजा शिल्पा पांडे अक्सर इस अमित तिवारी से कहा करती थी कि ऐसे हम लोग कब तक रहेंगे, बेहतर यही होगा कि हम लोग अपने इस रिश्ते को नाम दे दें, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। और हमारे परिवार वाले इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे तो हम दोनों अपने परिवार को त्याग देते हैं, हम दोनों अपने परिवार से कोई मतलब नहीं रखेंगे, बस हम लोगों की ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन अमित तिवारी को अपने परिवार को छोड़ना गवारा नहीं था और कहीं ना कहीं शिल्पा पांडे के साथ में उसने पति पत्नी वाले रिश्ते तो निभा ही लिए थे, इसलिए उसे शिल्पा पांडे से उसका मन भी भर गया था। और इसी बात को लेकर आए दिन इन दोनों के बीच में विवाद रहने लगा था, आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा रहने लगा था। और दोस्तों झगड़ा एक दिन इस कदर बढ़ जाता है कि 25 जनवरी साल 2025 को जब अमित तिवारी अपनी कैब चलाकर शराब के नशे में घर आता है, उसके बाद में शिल्पा पांडे जो थी वो शादी का जिक्र कर देती है और दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा टकरार बढ़ जाती है कि जो अमित तिवारी था वो अपनी बहन और अपनी पत्नी एक तरीके से कह दें उसकी हत्या कर देता है गला दबाकर। और जब देख लेता है कि उसकी हत्या हो गई, अब क्या किया जाए, 26 जनवरी कल है तो डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, इसलिए ये अपने दोस्त अनुज कुमार को कॉल करता है। कॉल करने के बाद में सारी बात उसे सिलसिलेवार तरीके से बताता है। जो अनुज कुमार था वो भी अमित तिवारी का जिगरी यार था, इसलिए वो भी दौड़ा दौड़ा भागा भागा आता है और उसके बाद में डेड बॉडी को ये लोग गाड़ी के अंदर रखते हैं और उसके बाद में पूरे इलाके की रेकी करते हैं कि कहाँ पर पुलिस मौजूद है, कहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। रेकी करने के बाद में उसके बाद ये डेड बॉडी को लेकर निकल जाते हैं और उसके बाद में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास में एक सुनसान जगह पर ये डेड बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। उसके बाद वापस से गाज़ीपुर आकर ये लोग पेट्रोल खरीदते हैं 160 रुपये का 1 गैलन में, वापस जाते हैं और उस बैग पर छिड़क कर आग लगा देते हैं। इन लोगों को लग रहा था कि इन्होंने बहुत ही सफलता और बहुत ही चालाकी के साथ में सारे काम कर लिए हैं और पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि पुलिस कभी कभी कुछ इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है कि जो कातिल होता है ये पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ना कोई पैरवी करने वाला था, ना कोई पुलिस के सामने ये कहने वाला था कि जल्दी इस केस को खोल दो, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने इस केस में
बेहतर से बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद में जो कातिल थे उन तक पुलिस पहुंची। लेकिन दोस्तों इस कहानी में अगर आप लोग देखोगे तो कई सारे संदेश हैं। पहला संदेश ये है कि आपस में रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। दूसरा ये है कि परिवार को छोड़कर बिना शादी किए किसी के साथ में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्तों के अंदर अहमियत नहीं होती है। अगर रिश्ता हो जाता है तो पर्सन आपका हो जाता है, इसलिए आपकी तकलीफ़ उसकी तकलीफ़ बन जाती है। लेकिन जब आपने शादी ही नहीं की है तो फिर किस बात की तकलीफ़, किस बात का दर्द, किस बात की एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग। लोग बस जिस्मानी ताल्लुकात बनाते हैं और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको सुना चुके हैं लिव इन में किस तरीके से मर्डर हुए हैं और इसी वजह से ये जो मर्डर होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्त की भी कितनी बड़ी गलती है। जब एक दोस्त ने क्राइम कर लिया, क्राइम का रास्ता उसने चुन लिया, उसके बाद में उसने अपने दोस्त अनुज को कॉल किया और उसका जो दोस्त था अनुज वो भी उसके क्राइम में बराबर का भागीदार हो गया। हालांकि जो क्राइम था वो सब कुछ अमित तिवारी ने ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं सबूत मिटाने और लाश को ठिकाने लगाने के जुर्म में जो अनुज कुमार है इसको भी लंबी नपेगी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और इस कहानी से आप लोग को क्या शिक्षा मिलती है वो भी बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, गलती दोनों दोस्तों की है, किसी की ज़्यादा है तो किसी की कम। भाई क्राइम जो होता है वो किसी भी मसले का हल नहीं होता है। तो मंसूरी भाईजान जी आपने अपना बहुमूल्य कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद जी लिखते हैं एक्सप्लेन, तो साजिद जी आपका शुक्रिया। और उसके बाद में मदन विहाबत लिखते हैं गुड स्टोरी, तो मदन विहाबत जी आपका शुक्रिया। क्रेज़ी वीकेडी हैं लिखते हैं नाइस, तो क्रेज़ी वीकेडी जी आपका शुक्रिया। नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, तो सुरेंद्र कुमार जी नमस्ते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं लिखते हैं अच्छी कहानी सुनाई है भाई, सलामत रहिए, मेरठ की भी कहानी सुनाइए 5 मर्डर वाली। तो जावेद अंसारी जी मैं कल भूल गया और कहानी लिखी हुई थी और आज भी मैंने शूट नहीं की, तो जावेद अंसारी जी मैं कोशिश करूँगा कि कल आप लोग को वो कहानी सुनाऊँ। उसके बाद में हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी, किसी की जान लेना सही नहीं है। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेटस फॉर यू लिखते हैं भाई आप 10 बजे सुनाओ या 8 बजे, हम तो दूसरे दिन ऑफिस से आकर आपकी कहानी सुनते हैं। तो स्टेटस फॉर यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए। नक्षत्र सिंह लिखते हैं मलिक भाई साहब आपकी क्राइम तो क्राइम ही होता है, क्राइम कोई भी अच्छा नहीं होता, बाकी आप जो क्राइम स्टोरी सुनकर लोगों को जागरूकता और जागरूक बना रहे हैं ये अच्छा काम है। नक्षत्र सिंह जी आपका शुक्रिया। राज बिरत करके आइडिया है लिखते हैं 9 बजे का टाइम सही रहेगा, तो 9 बजे शायद टाइम बीच का हो जाएगा, तो 10 बजे मैंने फिक्स कर दिया है, अब से आपको कहानी जो है वो 10 बजे ही मिला करेंगी। उसके बाद में शोएब अली हैं लिखते हैं आपकी कहानियों का दीवाना हो गया हूँ भाई, रात में सोने से पहले एक कहानी ज़रूर सुनता हूँ। तो शोएब अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहवेज़ भाई, नाइस स्टोरी। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, तो लईक अब्बास जी वालेकुम सलाम, आपका और आपकी पत्नी का बेहद शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। नसीर अहमद हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहवेज़ भाई, मेरा मानना यह है कि कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो उसको घर तक नहीं लाना चाहिए, चाहे कितनी ही अच्छी दोस्त कोई ना हो। तो वालेकुम सलाम। और नसीर अहमद जी आपने मेरे दिल की बात छीन ली, मैंने कई वीडियोस में कहा है कि दोस्ती घर से बाहर होनी चाहिए, घर के अंदर नहीं आना चाहिए। एक खान है लिखते हैं भाई आजकल के ज़माने में दोस्त में ही धोखा होता है, बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका शुक्रिया। तारिक अंसारी हैं लिखते हैं मलिक भाई सबसे पहला छोटे लाला को उसकी वाइफ के साथ ऐसे संबंध नहीं बनाने चाहिए थे, दूसरी बात यह कि उसके दोस्त को एक बार समझाना चाहिए था, शायद आज छोटे लाल समाज में ज़िंदा होता और शायद आज छोटे लाल इस तरीके का काम कर कर शायद उसको पछतावा हो जाता। तो तारिक अंसारी जी आपका शुक्रिया। किंग कोहली लिखते हैं माना कि देवेंद्र ने सही नहीं किया, लेकिन छोटे ने जो गलत काम किया उसको तो उसके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। तो किंग कोहली जी आपका बहुत शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया हैं लिखते हैं गुड स्टोरी, तो सोहनलाल सेतिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर हैं जो मुझे कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में कहते हैं कि शाहवेज़ मलिक साहब आपकी जो कहानी होती है ये बहुत ज़्यादा दमदार और बहुत ज़्यादा वेल रिसर्चेड होती है, आप इतनी अच्छी आवाज़ में सुनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके व्यूज़ हैं ये बहुत कम आते हैं। तो उसमें मैं अपने सारे व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप 1000 लोग मेरे वीडियोस को देखते हो तो आप लोग लाइक और कमेंट्स हमेशा किया करें, आप लोग भूला मत करें और कोशिश किया करें कि हमारे वीडियो को दोस्तों और मित्रों के साथ में शेयर भी किया करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।